नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज, साथ में आपके शिखा ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई में 2 आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें रायपुर की कलेक्टर रेणु साहू के घर को भी सील कर दिया गया। इस भूचाल ने न केवल सूबे की सियासत को हिलाकर रखा, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मच गया। अब भूपेश सरकार आरोप लगा रही है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है। रायपुर में ईडी की छापेमारी में कई आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ईडी ने एक आईएएस अफसर के घर से करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी, सोना, करोड़ों की ज्वेलरी और दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये सब सामान कहां से बरामद किया गया। इस छापेमारी में आईएएस समीर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। खनिज विभाग के पूर्व संचालक रहे हैं आईएएस समीर बिश्नोई। चिप्स के अभी सीईओ हैं समीर बिश्नोई। इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल भी गिरफ्तार हुए। सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी भी गिरफ्तार। इससे पहले रायपुर की कलेक्टर आईएएस रेणु साहू ने ईडी को पत्र लिखा था और जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था। इस छापेमारी में सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया के नाम भी शामिल है। इस छापेमारी के बाद से बीजेपी भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है और मोर्चा खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने संभाल लिया है। तो मैं बोलता हूँ ना, छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। बीजेपी को भी इस विषय को लेकर हमारे सीधा कहना है कि अधिकारी, जिसको मैं बार बार बोलता था कि कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बना दिए। अब मैं जब बोलता था कलेक्टिंग एजेंट तो नाम लेके बताता था कि कौन कौन कलेक्टिंग एजेंट हैं। आज उन्हीं घर में ईडी गया है। तो कलेक्टर का काम कलेक्टिंग एजेंट अंग्रेजों के समय था भैया, अब तो उनका प्रशासनिक काम हो गया है जब से देश आज़ाद हुआ है, और आज भी वो कलेक्टिंग एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष के हमलावर होते ही सीएम भूपेश बघेल भी बचाव में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में खेलते नजर आए। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना, है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। इधर आज जब समीर बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया तो उससे पहले उन्होंने केस को फैब्रिकेटेड बताया। ईडी ने अंततः आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी कर ली है। कल हिरासत में लेकर उनसे दिन भर पूछताछ की थी ईडी ने। उनके साथ लक्ष्मीकांत तिवारी और कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है। मैं इस वक्त रायपुर कोर्ट में मौजूद हूँ और थोड़ी देर में ही यहाँ पर तीनों को ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए ईडी लाएगी। सत्र न्यायाधीश अजय सिटी कोर्ट में उनको लाने वाले हैं, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं। उनकी ट्रांजिट रिमांड लेके उनको लेके जाएगी जहाँ भी लेके जाना है ईडी। ईडी ने अदालत से समीर बिश्नोई के लिए 7 दिन की रिमांड की मांग की है। अब ईडी की इस छापेमारी पर सरकार और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रहा है। रामपुर से प्रियंका कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज करवा चौथ का त्योहार है और इस दिन महिलाएं अपने हथेली पर मेहंदी रचवाती हैं। लेकिन अब इसी मेहंदी पर मुजफ्फरनगर में मजहबी रंग देखने को मिल रहा है। इस जिले में विश्व हिंदू परिषद में 12 मेहंदी सेंटर बनाए और ऐलान कर दिया कि महिलाएं एक खास समुदाय से मेहंदी ना लगवाएं। हिंदू महिलाओं के हाथों में हिंदू ही मेहंदी लगा सकता है। मुजफ्फरनगर में मेहंदी पर चढ़ा है मजहब का रंग। हिना के लाल रंग में आखिर क्यों खोला गया भगवा, आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर में सामाजिक एकता में आखिर दरार क्यों डाली गई? क्या मेहंदी अब मजहब देख हथेली पर चढ़ती है?
मुजफ्फरनगर में मेहंदी पर चढ़ा मजहब का रंग। हिना के लाल रंग में क्यों घोला गया भगवा? मुजफ्फरनगर में सामाजिक एकता में दरार क्यों डाली गई? क्या मेहंदी अब मजहब देख हथेली पर चढ़ती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए 12 कैंप लगाए और ऐलान करवाया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू बहु बेटियों के हाथों में मुस्लिम युवकों द्वारा लगाई जाने वाली मेहंदी का विरोध कर रही है। क्योंकि इन हिंदू संगठनों का मानना है कि करवा चौथ के दौरान मेहंदी लगाने के नाम पर मुस्लिम युवक हिंदू बहु बेटियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद की ओर खींचते हैं। इसी के साथ हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने भी अगर बाजार में कहीं भी किसी दुकान पर वो हिंदू बहु बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाते हुए पाए गए तो अखिल भारत हिंदू महासभा उन्हें बखूबी सबक सिखाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि हर वर्ष करवा चौथ पर प्रशासन का और हिंदू संगठनों का आपस में टकराव होता था। विषय ये होता था कि ब्यूटी पार्लरों की दुकान पर मुस्लिम जिहादी जो नाम के जो कुछ व्यक्ति हैं वो जिहाद फैलाने का काम करते थे और हमारी हिंदू महिलाओं बहन बेटियों के जब वो मेहंदी लगाते तो गलत जगह हाथ भी टच कर देते थे और हमारी जो बहनें हैं और माताएं हैं वो उनसे मेहंदी लगाने में अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। लेकिन अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हिंदू बहनें अपने ही कहने लगे अपनी हिंदू त्यौहार है और हिंदुओं को ही कहने लगे हिंदू लड़कियों से ही मेहंदी में लगवाने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल तो ये उठता है कि आखिर समाज में बांटने वाली ये लकीरें खींची ही क्यों जा रही है? सदियों पुरानी रवायतों को खत्म करने के लिए दिलों में इतना आक्रोश क्यों है? ऐसा माना जाता है कि भारत में मेहंदी का आगाज 12वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत के आगमन के साथ हुआ। मुगल रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थी और साथ ही वो इसके औषधीय गुणों और ठंडी तासीर से भी वाकिफ थी। जबकि प्राचीन शास्त्रों में मेहंदी का इतिहास मां दुर्गा से संबंधित है, यानी कि मेहंदी के लाल रंग में सिर्फ खुशी, हर्षोल्लास और हमारे त्योहारों का रंग रचा बसा है, जिसे मजहबी रंग तो कतई नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब खबरों में बात करें विस्तार से। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी। बेंच के दोनों जजों ने आज अलग अलग फैसले दिए, जिस वजह से अब सुनवाई बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विवाद पर बेतुकी बातें करने से बाज नहीं आ रहे। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिजाब विवाद नहीं हुआ हिसाब। नहीं बनी बात। अभी और होगा बात। तब बनेगी बात। देश का सबसे बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी अभी विवाद ही बना हुआ है। कर्नाटक हिजाब मामले पर एससी के 2 जजों ने
अलग अलग फैसला दिया है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। ऐसे में अब मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। पहले आपको बता दें कि मामले की शुरुआत कहां से हुई। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी की शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैल गया, जिसके बाद मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं और हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में तो यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को हिजाब बैन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार 10 दिन सुनवाई चली। चूंकि दोनों जजों ने इस मामले को लेकर अलग अलग राय दी है, यानी अलग फैसले दिए हैं, ऐसे में हिजाब विवाद का ये पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर फिर शुरू हो जाएगा। ये व्यक्तिगत आचार संहिता है, मतलब इस पर टिप्पणी करना मुझे उचित इसलिए नहीं लग रहा है। इसे व्यक्तिगत आचार संहिता में कोई दाल पसंद करता है, कोई मांस खाना पसंद करता है, मतलब जो जिसको जो पसंद आती है। अब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो निर्णय लेगा वो निर्णय सर्वमान्य है और उस निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने हिजाब मामले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है, लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो पापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में,
तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है, वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम सब स्वागत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, जैसा ही निर्णय आएगा उस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने को किसी को भी अनुमति नहीं है। हम ऐसे दंगाइयों, बलवाइयों, जो गैर कानूनी कृत्य में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल तो ये विवाद थमता नहीं लग रहा, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली की वजह से कोर्ट में छुट्टियां होने वाली हैं और अगले महीने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित रिटायर हो रहे हैं। इसलिए मामले की सुनवाई बड़ी बेंच के पास जाने से भी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि नए सीजेआई ही इसकी सुनवाई करेंगे और वो अगले महीने ही अपना पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।